मतलब हवा नहीं। सभी स्टूडेंट्स का बंसल क्लास में स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक है, क्या नाम है उसका, मीन वैल्यू थ्योरम। बहुत सारे एग्जामों में आता है, निमसेट में आता है, CUT-PG में आता है, IAS मेंस के अंदर आता है, LT गेट मेंस के अंदर आता है, IT जेम में आता है, सभी एग्जामों में आता है। तो जो उसका पैटर्न है वो सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। तो आपको तो पता है मेरी आदत, पहले उसे मैं सब्जेक्टिव फॉर्म में ही सिखाता हूँ, उसके बाद उसका वो ऑब्जेक्टिव बन जाता है। क्यों, मेरा ये मानना है सब्जेक्टिव लेक्चर में जितनी कमांड होती है वो अपने आप ऑब्जेक्टिव लेक्चर में कमांड हो जाती है। क्यों, सब्जेक्टिव लेक्चर से ही तो हमारे पास ट्रिक निकल के आती है ऑब्जेक्टिव कमांडिंग। तो हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम में 3 नाम आते हैं। पहला नाम आता है रॉल्स थ्योरम या रॉलिस थ्योरम, दोनों नामों से उसे जाना जाता है। दूसरा नाम आता है LMBT, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तीसरा नाम आता है CMBT, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चरों में माना जाता है अपने आप में, माना कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती हैं, तो ये माना जाता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 प्रॉब्लम की पॉसिबिलिटी रहती है। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें उससे पहले क्या पढ़ना होता है, लिमिट कॉमा, कॉन्टिन्यूटी कॉमा, डिफरेंशियबिलिटी। अगर हमको लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी नहीं आती है तो हमारी प्रॉब्लम हमसे सॉल्व नहीं होगी, ये फैक्ट है। तो आप लोग बंसल मैथ्स क्लास में जाकर भाई डॉक्टर राहुल बंसल डालकर लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी के लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, तो ये लेक्चर आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। इसमें 2 या 3 लेक्चर बनते हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता, तो इसकी प्लेलिस्ट बहुत छोटी होती है, लेकिन बड़ा काम का है। तो आते हैं सभी बच्चे हेडिंग के साथ में। तो नाम क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम। जब मीन वैल्यू थ्योरम की तरफ हम लोग चल रहे हैं तो सबसे पहले मैंने आपको क्या नाम बताया था इसमें, रॉलिस थ्योरम का। पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं जो बड़ा काम का है। आपने कहा इसका स्टेटमेंट क्या है, इसमें केवल और केवल एक ही फंक्शन काम करता है, लेट स्मॉल f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन defined on क्लोज इंटरवल ऑफ a, b। हमारे पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है जो किस पे डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल ऑफ a, b पर। Such that, पहला रोमन नंबर, f is a continuous on closed interval of f is a differentiable एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी। अगर 3 कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो जाती हैं
तो इसके आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देन देयर एग्जिस्ट का सिंबल है ये एट लीस्ट 1 पॉइंट C is belongs to A comma B such that f dash C बराबर 0। तो इनका ये कहना है जब ये तीनों बातें सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम लोग f dash C बराबर 0 की मदद से जो C की वैल्यू निकालते हैं, उस C की वैल्यू जो आने वाली है उसमें कम से कम एक वैल्यू, एक पॉइंट किसमें होना चाहिए, ओपन इंटरवल ऑफ A कॉमा B में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारी रॉलिस थ्योरम वेरीफाई हो जाती है, अदरवाइज रॉलिस थ्योरम वेरीफाई नहीं होती है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? इतनी बात बताने के बाद में दिस इज द ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ द रॉलिस थ्योरम। अब जैसे कि इन्होंने यहां पर जवाब दिया, जैसे कि सामने देखते रहिएगा, प्रॉब्लम की बात आ रही है। अब हटा रहा हूं सामने से। तो प्रॉब्लम जब हमारे सामने है तो प्रॉब्लम नंबर 1 आ गई, देखो मेरी तरफ। तो प्रॉब्लम नंबर 1 ने आपसे कहा इस जगह पर रॉलिस का ही लेना है, अभी LMBT CMBT करा देंगे तो फिर कोई सा भी ले लो, 3 नाम होते हैं इसमें रॉलिस के एप्लीकेशन पर। जैसे कि इन्होंने कहा द फंक्शन f ऑफ x बराबर x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू e टू द पावर ऑफ माइनस का xy2 satisfies all the condition of Rayleigh's theorem on closed interval of -3 से 0, then the value of C is ABCD 0 -1 -2 3 -3 कलम बंद। अगर ऑब्जेक्टिव वे में बात करें, लैंग्वेज ऊपर लिख दे, छोड़ दे रहा हूं लैंग्वेज लिखने के लिए। अगर ऑब्जेक्टिव वे में बात करें तो सीधे सीधे लिखेंगे, इन्होंने C की वैल्यू मांगी है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हैं, केवल और केवल क्या कर दो इसका डिफरेंशिएशन। तो आपने यहां से जवाब दिया f डैश C बराबर 0, तो कितना मिलेगा, C के फेवर में आ गया, ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट लिख देंगे C इंटू C प्लस 3 इंटू ई की पावर माइनस CY2 बराबर 0। सॉल्व करिए इसे आप लोग सभी। कितना आएगा यहां से मेरे पास, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन, तो C² प्लस पहला फंक्शन, दूसरे का डिफरेंशिएशन तो माइनस का 1/2 ई की पावर माइनस CY2 प्लस दूसरा फंक्शन, और पहले का डिफरेंशिएशन बराबर का, ये यहां से कॉमन आ रहा है, ई की पावर माइनस CY2/2 कॉमन ले लिया, तो कितना मिला हमारे पास कॉमन लेते ही 4C प्लस का 6 माइनस टाइम्स ऑफ C² प्लस का
3c, ये कहाँ चला गया? 0 में। तो क्या मिला हमारे पास? माइनस को भी अगर 0 में आगे कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस साइन हो जाता और ये प्लस का, तो कितना हुआ? c² 3c माइनस का 4c कितना हुआ? माइनस का -6 बराबर का 0। फैक्टर सामने आपको दिख ही रहे हैं, c माइनस का 3, c प्लस का 2, c की वैल्यू कितनी आ गई? -2, -3। c बराबर -2 लाइंग बिटवीन द -3 से 0 बट c इक्वल टू 3 नॉट बिलोंग्स टू -3, 0, देन आंसर इज c बराबर -2। ABCD में कौन सा हुआ? आंसर इज C। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंडा हो गया। ये क्या बन गया? ऑब्जेक्टिव फंडा। लेकिन अगर सब्जेक्टिव फंडा देखें तो लिखने का तरीका क्या था? जो जगह छोड़ी थी, आप बोलते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम f ऑफ x बराबर x, x प्लस 3 की पावर -x/2। आपने बोला सेटिस्फाइज ऑल कंडीशन ऑफ रॉलिस थ्योरम ऑन क्लोज इंटरवल ऑफ, तुरंत बोलेंगे बाई द रॉलिस थ्योरम। क्या होता था यहां पर? देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट C is belongs to -3, 0 सच दैट। ये ऑब्जेक्टिव फंडा हमने नीचे लिखा ही था, सब्जेक्टिव में इतना एक्स्ट्रा लिखना पड़ा। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अब हम अगले वाली प्रॉब्लम की बात करते हैं। इतना सिखाने के बाद कि अगर हमें C की वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, हमें कितना समय बर्बाद करना है और हमें कितना समय बर्बाद नहीं करना है। नई प्रॉब्लम की बात करते हैं सभी से। इतना एक्सप्लेन करने के बाद प्रॉब्लम नंबर 2 को देखेंगे सभी बच्चे कि हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कहती है। बड़े ध्यान से देखेंगे। फॉर द ट्वाइस डिफरेंशिएबल f from R से R with f of 0 बराबर f of 1 बराबर f डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। माना ऑब्जेक्टिव जरूर है लेकिन सब्जेक्टिव में क्या होता है, ABCD ने देखकर टू प्रूफ मांग लेते हैं। क्या मांग लेते हैं? टू प्रूफ। तो जो चॉइस आंसर निकलने वाला वही टू प्रूफ में चला जाता है। तो उन्होंने मांगा है f डबल डैश ऑफ x बराबर 0 फॉर सम x इज बिलोंग्स टू 0 से 1। f डबल डैश ऑफ x बराबर 0 at every point x is belongs to 0 से 1। f डबल डैश ऑफ 0 बराबर 0। तीसरा पॉइंट
एफ डबल डैश ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 एट एवरी पॉइंट एक्सिस बिलोंग्स टू 0 से 1। सब्जेक्टिव वे में क्या होता, देन प्रूव दैट, जो भी हमें प्रूव करना होता। एक मिनट कलम रोकिएगा। आपने कहा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ये लिखने की जरूरत नहीं होती है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन जब सब्जेक्टिव समझते तो ऑब्जेक्टिव अपने आप समझ में आ जाता है कि हमारा जो फंक्शन है बी अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल। कैसा है? ट्वाइस डिफरेंशिएबल। क्या दिया है? एफ ऑफ 0 की वैल्यू, एफ ऑफ 1 की वैल्यू, एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू किसके बराबर दी है? 0 के। अब अपना दिमाग लगाना है। 2-4-5 मिनट का समय दे रहा हूं, दिमाग लगाओ। हो जाए अच्छी बात, ना हो तो हम तो करेंगे ही।
हो गया। हो गया बेटा। अब सोच के देखिए, अगर ये चीजें नहीं होती हैं तो दिमाग आप लोगों का बिल्कुल भी नहीं चलता है। आपने साफ साफ जवाब दिया है ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। तो ट्वाइस डिफरेंशिएबल का मतलब हमारे पास क्या हो गया, दो बार डिफरेंशिएबल वैलिड है। आपको ये भी पता है अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा, ये तो आर्टिकल है। तो जब हमें ये पता भाई लिखना है वो अलग बात है, जब लिखते हैं तो हमें ये पता रहता है कि हमें कहाँ तक जाना है। जब हमने ये लिखा ऊपर वाली थ्योरी से, तो यहाँ से क्या पता लगा, दैट इज नाउ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। हमारा फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। एंड डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल ऑफ 0,1 में, कॉमा देन एफ ऑफ 0 बराबर एफ ऑफ 1 भी है। जब ये बात सामने क्लियर हो गई, तीनों बातें आ गई, तुरंत यहां से बोला गया भाई रॉलिस थ्योरम। ये लिखना नहीं था, ये हमारे दिमाग में थी, लिख क्यों दे रहा हूं, जिससे आपके पास हमेशा ये बना रहे बाई रॉलिस थ्योरम देयर एग्जिस्ट at least one point C is belongs to open interval of a comma b such that f dash c बराबर 0। क्या कहा, सच दैट f dash c बराबर 0। तो हमने साफ बोला यहां से कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल, एफ ऑफ 0 बराबर एफ ऑफ 1। तो रॉलिस थ्योरम की सारी कंडीशन उसने क्या कर ली, फुलफिल। तो ये लिखना ही नहीं था, हमारे दिमाग में पहले से क्लियर था। और फिर बोला मैंने देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 पॉइंट सी इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी सच दैट एफ डैश सी बराबर 0। यहां सी जो है वो किस में लाई करता है, ओपन इंटरवल ऑफ 0,1 में। तो अभी हमने अपने फंक्शन से कहां पहुंचा लिया, एफ डैश सी पर। कहां पहुंचा दिया, क्यों हमें ट्वाइस में जाना है, तो ये तो दिमाग में पहले से था, लिख जरूर दिया। तो आपने यहां लिखा आप कंसीडर द फंक्शन, कंसीडर द फंक्शन एफ डैश एक्स। भाई जो सी है वो एक्स ही तो होता है, बस सी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने क्या लिखा, कंसीडर द फंक्शन एफ डैश एक्स। किस पे डिफाइंड है, डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ऑफ 0 से लेके सी। ये सामने हमारे पास बात बन गई। अब इसको ट्वाइस के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये क्या है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल। इसका मतलब एक कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तुरंत यहां से बोला गया नाउ एफ डैश इज कॉन्टिन्यूअस ऑन 0 से सी, एफ डैश इज डिफरेंशिएबल ऑन 0 से सी। बोलो बेटा लोगों, यहां से पता लगा जब आपने बोल दिया एफ डैश सी कॉन्टिन्यूअस, एफ डैश सी डिफरेंशिएबल,
तो डिफरेंस में 2 बार हो गया ना, साहब बोला उन्होंने ट्वाइस डिफरेंशिएबल, इसका मतलब ये कंडीशंस के द्वारा भी हम लोगों ने यहां पर अप्लाई कर लिया। फिर आता है एफ डैश 0 बराबर एफ डैश सी किसके बराबर 0 के। क्यों? देखो एफ डैश 0 ये रहा 0, एफ डैश सी 0 ये रहा 0, लेफ्ट बाउंड्री 0, राइट बाउंड्री 0। तो यहां से पता लगा ऑल कंडीशन आर satisfies of रॉलिस थ्योरम। तीनों की तीनों कंडीशन यहां पर क्या होगा, क्या लिखने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी, हमको साफ साफ पता था ट्वाइस है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, एफ ऑफ 0 बराबर एफ और 1 दिया है, इसका मतलब रॉलिस एप्लीकेशन होगा, एफ डैश सी बराबर 0। जब दोबारा करेंगे तो एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, वो एफ डैश एक्स बन गया, तो एफ डैश एक्स में सी में चले गए, तो सी किस में बिलोंग कर रहा है, रीजन बता दिया, तो 0 से लेके अपने आप में सी। तो एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूअस, एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल ऑन 0 से सी, एफ डैश 0 बराबर 0 है, यस, एफ डैश सी बराबर 0 निकाला था, यस, दोनों बातें वो सामने आ गई। इसका मतलब दोबारा से इसमें क्या लग गया, अपने आप में रॉलिज लग गया। तुरंत यहां से बोला गया देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 पॉइंट, अब C की जगह अल्फा मान लो, भाई C लिखेंगे तो कंफ्यूजन होंगे, इज बिलोंग्स टू 0 से C सच दैट एफ डबल डैश ऑफ अल्फा बराबर का 0। ये चॉइस हमारे सामने चेक हुई, एफ डबल डैश ऑफ अल्फा, एफ डबल डैश ऑफ अल्फा, एफ डबल डैश ऑफ 0, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, चारों डबल डैश में कौन सा सही है? मैंने तो लिख दिया अपने पास आंसर। अल्फा किस में बिलोंग कर रहा है, 0 से C में, तो 0 से C क्या ये पूरा इंटरवल है? पूरा इंटरवल नहीं है। जब ये पूरा इंटरवल नहीं है तो किसके लिए है? फॉर सम अल्फा इज बिलोंग्स टू 0 से लेके 1, क्योंकि जो 0 से C है वो पूरा इंटरवल नहीं है। इस वजह से क्या बोला गया यहां पर कि अल्फा किस में बिलोंग करेगा, 0 से 1 में कुछ पॉइंट्स के लिए। तो यहां से क्या कॉन्सेप्ट मिला, आंसर इज द ए, एट एवरी पॉइंट गलत, एफ डबल डैश ऑफ 0 बराबर 0 गलत, नॉट इक्वल टू 0 गलत। तो हमारा बी भी गलत, सी भी गलत, डी भी गलत। तो ओनली सिंगल सेंस में आंसर था इसका 2-4 सेकंड का ट्वाइस डिफरेंशिएबल हुआ। अगर ऑब्जेक्टिव में ये तो सब्जेक्टिव में लिखा है, ऑब्जेक्टिव में क्या करते, ट्वाइस डिफरेंशिएबल। तो पहला डिफरेंशिएबल रेडी, पहला डिफरेंशियल रेडी का मतलब क्या हुआ, एफ डैश सी बराबर 0 पर वैलिड है। जब हमारा नया फंक्शन बन गया एफ डैश एक्स और पॉइंट किस में आ गए, सी में, 0 से सी में, तो एफ डबल डैश एक्स कैसा हो जाएगा, एफ डैश एक्स कैसा कॉन्टिन्यूअस, एफ डैश एक्स कैसा डिफरेंशिएबल, एफ डैश ऑफ 0 बराबर एफ डैश सी बराबर, तो आपने देखा एफ डैश ऑफ 0 किसके बराबर, 0 के, एफ डैश सी किसके बराबर, 0 के। तो रॉलिज की जो तीसरी कंडीशन थी डैश के लिए वो भी आ गई, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई। तो देन के बाद जो कंडीशन होती है कि क्या करना होता है, डैश, लेकिन डैश वाले का डैश डबल डैश। मेन मीनिंग था जो अल्फा है कि आपको प्रत्येक पॉइंट्स के साथ वो इसको 0 बनाएगा, मे और मे नॉट। तो हमने क्या लिखा, फॉर सम पॉइंट। तो वही देखना था कि फॉर सम पॉइंट में कौन आ रहा है, ए चॉइस। तो ऑब्जेक्टिव वे में आंसर इज द ए, बट सब्जेक्टिव वे में लिखने का तरीका ये, और ऐसी प्रॉब्लम इंपोर्टेंट मानी जाती है अगर हम एक लेवल की बात करें तो। नोट करिए फेयर कॉपी में। कितने बच्चों का वैसे ये आंसर था, किसी का नहीं पूरी क्लास में? वाह गजब। ऑब्जेक्टिव में तो 2-4 सेकंड का था। इतनी बात को बताने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट्स पर। प्रॉब्लम नंबर 1 इस पेज की अगर नोट नहीं किया है तो आपको किस में मिल जाएगा, ये लेक्चर यूट्यूब में मिल जाएगा, वहां से आराम से देख लीजिएगा। चलिए भाई, तो आपने रॉलिज में क्या सीखा, रॉलिज में सी की वैल्यू निकालो, निकाल दोगे। रॉलिज में इंपॉर्टेंट था ट्वाइस डिफरेंशिएबल वाला, ये मैंने इसी वजह से सिखाया। कभी कभी पूछेंगे फंक्शन में, ये फंक्शन है 4, उनमें कौन सा फंक्शन रॉलिज को सेटिस्फाई करता है। सब्जेक्टिव में कहेंगे इस फंक्शन में चेक करो कि रॉलिज सेटिस्फाई है कि नहीं। तो कितने टाइप की प्रॉब्लम बन रही है,
तीन टाइप की, मेन पॉइंट सी की वैल्यू, दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई द रॉलीज, तीसरा पॉइंट ट्वाइस डिफरेंशिएबल। दो टाइप की प्रॉब्लम मैंने बता दी, तीसरा टाइप सामने देखें। Which of the following function satisfies the Rayleigh's theorem? अगर सब्जेक्टिव में रहेगा तो चार प्रॉब्लम मानी जाएंगी, ऑब्जेक्टिव में तो इसमें से एक चॉइस आपको देख के बतानी है। सबसे पहला एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड्यूल ऑफ एक्स इन -1 से 1, एफ ऑफ एक्स बराबर इन 0 से पाई, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इन 2 से 3, एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का ए बी होल अपॉन द ए प्लस बी विद एक्स इन क्लोज इंटरवल ऑफ, लेकिन यहां पर जीरो बिलोंग नहीं करता है ए से बी में। अगर आप सब्जेक्टिव वे में बात करेंगे तो सब्जेक्टिव में अलग से ये प्रॉब्लम, अलग से प्रॉब्लम, अलग से प्रॉब्लम, तो सब्जेक्टिव में चार प्रॉब्लम मानूंगा मैं, ऑब्जेक्टिव में सिंगल प्रॉब्लम है। प्लीज सॉल्व इट। इसमें कौन सा रॉलीज वेरीफाई करेगा और कौन सा वेरीफाई नहीं करेगा। अगर यहां भी गलती हो रही तो बड़ा सोचने वाली बात है।
हाँ जी बेटा, आंसर इज द ABCD, आंसर इज द ABCD। गौरव, मैं नहीं होगा कि पूछ ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ कौन सा सेटिस्फाई करेगा। अगर सब्जेक्टिव में होता चारों चेक करेंगे, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट, बंद करो बार बार खुल जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव है तो आपसे तो जवाब उम्मीद का में है। कौन सा? B फॉर बेबी, आपका D, आपका D, आपका C, आपका नहीं देखा। चलो भाई आप खड़े हो जाओ। आपने बोला है D, रीजन बताते जाओ ए क्यों गलत है। भाई हम लोग ऑब्जेक्टिव में इस प्रॉब्लम को ऑब्जेक्टिव वे में कर रहे हैं, तो हमें रीजन भी पता होना चाहिए, तुक्का नहीं चलता। ए क्यों है? चेक किया तो लिमिट नहीं बराबर है, कंटीन्यूअस नहीं निकला। किस पे? डिफरेंशिएशन किया 10x का। पहले डिफरेंशिएशन किया, 10x कर लिया, sec स्क्वायर x। हाँ, फिर पॉइंट रखा तो नहीं, वहाँ 0 पाई रखा तो 0 रखा तो 1, फिर पाई रख दिया। तो उससे क्या मतलब होता है? तुमने अभी तक रॉलीज को ढंग से पढ़ा ही नहीं। इसका मतलब रॉलीज में क्या था कि f ऑफ 0 बराबर, मतलब f ऑफ a बराबर f ऑफ b। तो उसे डैश से क्या मतलब है? उसे डैश से क्या मतलब है? tan 0 कितना होता है? 0। tan पाई कितना होता है? 0। जब दोनों 0 हैं तो वो तो बराबर आ गए। बैठ जाओ, तुक्के बाज हो भैया तुम, बहुत भयंकर वाले। आप खड़े हो जाओ। आपने C बताया, C यस है, बैठ जाओ। आप भी बैठो। अब बच्चे दो लोग हैं। आप लोगों ने B बताया, ठीक। आप बताओ क्या नाम है? वंदना। हाँ, पहला ये जवाब बिल्कुल सही है कि पहले वाला फंक्शन कैसा है। ये तो हमें बचपन से ही जिस दिन पैदा होते हैं उस दिन बता देते हैं। डॉक्टर कान में आके बताता है कि बच्चा या बच्ची जो भी है, बिटिया मॉड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ये डॉक्टर पहले आके कान में ही बताता है, पहले दिन ही। तो उसका दिमाग उतना डेवलप होता है। आपको ये भी कान में बताया होगा, मम्मा से पूछना, डॉक्टर ने फूंक मारी होगी तो वो फूंक इसी वजह से मारी होगी, पूछना मम्मा से, ठीक है। तो पहला तो भाई बात सही है। दूसरा बताओ। नॉट कॉन्टिन्यूअस। नॉट कॉन्टिन्यूअस क्यों? ग्राफ, देखो इसमें आपने बोला सर ग्राफ से जा रहे हैं, सब बेकार की बातें हैं। इसमें जनरली वे में सीधे सीधे जवाब मिल जाता है। खुल जा, तो क्या बताया? सीधे सीधे जवाब मिल जाता है। इसमें जो π/2 है, tan π/2 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। tan π/2 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। tan π/2 क्या होता है? इनफाइनाइट। जब tan π/2 इनफाइनाइट है, अगर हम π/2 पे कॉन्टिन्यूअस चेक करेंगे वो मना कर देगा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, भाई इन्फिनिटी वैल्यू आ गई। तो क्या बोला गया? नॉट। सी वाला क्यों गलत? वेरी गुड। ये पॉलिनोमियल था। पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। लेकिन f ऑफ 2 रखेंगे तो 4 आएगा, f ऑफ 3 रखेंगे तो 9 आएगा। तीसरी कंडीशन फेल्ड। तो यहां पर ये क्या हुआ? f ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू। जब 3 गलत आ गए, हम चौथा चेक क्यों करेंगे? तो ऑब्जेक्टिव के बेस पर आंसर इज द डी। अगर सब्जेक्टिव के बेस में बात करते, ये पहली प्रॉब्लम सब्जेक्टिव में दिखानी होती तो हम दिखाते, हमें पता लग गया कि डिफरेंशिएबल नहीं है, ये पता लग गया तो हम केवल डिफरेंशिएबल ही दिखाएंगे। क्योंकि डिफरेंशिएबल नहीं है तो रॉलीज में सेकंड कंडीशन फेल्ड। तो यहां लिखेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स बराबर 0। चेक कराएंगे, डिफरेंशिएबल नहीं है तो रॉलीज की सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, इस वजह से रॉलीज थ्योरम इज नॉट वेरीफाई। यहां हमें पता लग गया एफ ऑफ एक्स बराबर 10x, तुरंत यहां से बोलेंगे एट एक्स बराबर π/2। किस पर? π/2 पर। π/2 पर जैसे हमने लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, सॉरी
लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाली, बोले भैया नॉट एग्जिस्ट, सो इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो नॉट द पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं है, इस वजह से क्या हुआ, नॉट। तीसरा वाला बताएंगे, एफ ऑफ एक्स इज द कॉन्टिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज अ polynomial function in the finite interval, so it is a continuous and differentiable, so it is a continuous and differentiable in the this, but f of a बराबर 4, f of b बराबर 9, थर्ड कंडीशन नॉट सेटिस्फाई ऑफ द रोलीज, तो आंसर सी गलत। जब 3 गलत हो गए तो ऑब्जेक्टिव वाले कहते हैं चौथा सही। बात सही है, लेकिन सब्जेक्टिव में क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स है। मैं जब देखो तो यहाँ कॉन्टिन्यूस वगैरह चेक नहीं करते लॉग वाले में, सीधे डैश कर दो, क्या कर दो, डिफरेंशिएशन करने पर, क्या करने पर, इस इंटरवल पर, ओपन इंटरवल पर, डिफरेंशिएबिलिटी में ओपन इंटरवल काम करेगा, इसका डिफरेंशिएशन करने पर इसके ओपन इंटरवल पर अगर फाइनाइट क्वांटिटी देता है तो कैसा है, डिफरेंशिएबल। अगर वो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस चेक ही नहीं करना होता, रोलीज में देखा जाए तो। डिफरेंशिएबल है तो कैसा है, सब्जेक्टिव वालों को भी चेक नहीं करना है। तीसरा रोमन नंबर डालेंगे, एफ ऑफ ए का मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी लॉग 1 बराबर 0, एफ ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी लॉग 1 बराबर 0, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई। नाउ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी सच दैट एफ डैश सी बराबर 0। अभी जो डिफरेंशिएशन किए थे वो उसका डबल फायदा, इक्वल टू 0 कर दो, 0 करते ही सी की वैल्यू आ जाएगी, सी अगर इसके अंदर बिलोंग करता है तो हमारा रोल इज वेरीफाई, अदरवाइज वेरीफाई नहीं। आई बात समझ में, इसको मैं कर भी दूंगा अभी। तो चारों पॉइंट समझ में आ गए, तो केवल 2 लोगों का सही था, और तुम तो पता नहीं कौन सी भांग खाए रहते हो, समझ से परे हैं, और आप भी पता नहीं प्रियांशी, वो तो देखनी पड़ेगी ना। लेस देन 0 और डिक्रीजिंग हो तो कंटीन्यूअस होता है, तो वही नहीं था टेंडेंसी। तो समझे या नहीं समझे? तो ऑब्जेक्टिव वालों के लिए मैंने इसको हिटिंग किया मैक्सिमम 10 सेकंड में। हमारा आंसर क्या है, डी। और डी को मैं सब्जेक्टिव पैटर्न पे समझा दे रहा हूं। अगर डी को बाई चांस कभी करना होता तो कैसे करते, होता आपके हाथ में है सब कुछ बेटा। और अब आपने बी कैसे जवाब दे दिया भैया, वो तो साफ साफ दिख रहा था पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी है। अगर उसे डिफरेंशिएबल होना है तो हर जगह पे क्या होना जरूरी है, फाइनाइट क्वांटिटी। सोलंकी आगे आ जाओ। तो कुछ दिमाग में आया बच्चा? तो ऐसा नहीं बस छोटी छोटी प्रॉब्लम आ गई पहली वाली रो, ऐसा नहीं छोटी छोटी प्रॉब्लम पकड़नी बात काम बन गई पहली वाली रो। पैर पे बैठ के करना, उस पर नहीं लेना, हिलेगा मेरा कैमरा। आपस में एक दूसरे का क्रॉस कर लेते हो, दोनों का सही निकल आता है। आइए बच्चा डी वाले को देखेंगे। अगर डी को करना होता तो डी कैसे करते, फॉर डी देखना सभी बच्चे, एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का ए बी अपॉन ए प्लस बी ऑफ एक्स। इसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का ए बी माइनस का लॉग ऑफ ए प्लस का बी इंटू एक्स फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू ए से बी जिसमें 0 नहीं है। आप यहां से एफ डैश एक्स करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का ए बी इंटू 2x, 1 अपॉन ए प्लस का बी इंटू एक्स, एंड ऊपर कितना आएगा ए प्लस का बी। तो यहाँ जवाब मिला हमारे पास ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, एलसीएम ले लिया गया तो 2x स्क्वायर माइनस का 1 होल अपॉन द एक्स स्क्वायर प्लस का ए बी। क्यों बेटा लोगों, जब इसको सॉल्व कर लिया गया इतना,
अब हमारे पास क्या है इस जगह पर, एक्सिस बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी। देख के बताओ, ए कॉमा बी में जीरो नहीं है, अगर जीरो होता तो अभी क्या पटक देता है, इन्फिनिटी, यही गलत हो जाता। यहाँ बता दिया गया कि जीरो इज नॉट बिलोंग्स टू ए से बी। तो आपने बोला नीचे जीरो अगर नहीं हुआ तो ये फाइनाइट होगा, तो नीचे माइनस नहीं है, इसका मतलब ये कभी जीरो हो नहीं सकता, एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है, इस वजह से जीरो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये क्या है, फाइनाइट क्वांटिटी है ऑन ओपन इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ये कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल है। अब एफ ऑफ ए चाहिए, एफ ऑफ ए निकाला गया लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन द ए प्लस बी इंटू ए, देन लॉग वन कितना है, जीरो। एफ ऑफ बी चाहिए, लॉग ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए बी ए प्लस बी इंटू बी, लॉग वन कितना हुआ, जीरो। इसका मतलब एफ ऑफ ए बराबर, तो आपने बोला ऑल कंडीशन सेटिस्फाइज रॉलिस थ्योरम। नाउ टेकिंग एफ डैश एक्स बराबर जीरो, एक्स कहो या सी कहो बात एक ही है। एफ डैश एक्स अभी निकाला हूं इस जगह से बाय अ सेकेंड, तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन द एक्स स्क्वायर प्लस का ए बी बराबर जीरो, तो x आ जाता है प्लस माइनस का 1 अपॉन √2। एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है, प्लस माइनस का 1 अपॉन √2। क्यों बेटा लोगों, तो यहां पर ये 1 में कैसे आ गया, लगे ए बी में आना चाहिए, तो इंटरवल तो ए बी में है। ए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, दिस इज द 2x, 1 अपॉन ए प्लस बी इन 2x, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, तो ऊपर कितना हुआ 2x स्क्वायर। हाँ देखो ये गलत लिया हो गया है ना, नीचे तो सही था, तो 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये कितना बन गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का ए बी, तो कैसा है, इक्वल टू फाइनाइट क्वांटिटी फॉर ऑल एक्सिस बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। नीचे आ जाओ, बस इसमें चेंज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का ए बी, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस का √ab। बोलो बच्चा लोगों, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट। जब आपने बोला ए और बी है, मान लिया ए और बी की वैल्यू कितनी है, 1 और 2 है, या 2 और 3 है, इधर 2 इधर 3, और 2 और 3 का एलसीएम कितना हुआ 6, मतलब स्क्वायर रूट कितना हुआ √6। √6 कैसा है, 2 और 3 के बीच में है। तो यहां से क्लियर हो गया कि जो हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है प्लस माइनस √ab में, तो ये क्लियर है कि ए और बी के बेस पर अगर हमारे पास नेगेटिव कब आएगा, यहां पर बोलो, जब उसमें वो कैसी वैल्यू हो, नेगेटिव भी हो, कैसी वैल्यू हो, नेगेटिव भी हो। तो इसका मतलब इसमें हमें जो x की वैल्यू है वो किसमें मिल गया, इंटरवल में मिल गया। जब हमारे इंटरवल में मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, रॉलिस थ्योरम में देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 पॉइंट c इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ a कॉमा b सेटिस्फाई है। इसका मतलब रॉलिस थ्योरम वेरीफाई है। कोई दिक्कत किसी को भी? तो ये प्रॉब्लम नंबर 4 को
आज मैंने बताया पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का तरीका, लेकिन अगर बाई चांस ऑब्जेक्टिव सेंस में देखें तो सीधे सीधे डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब डिफरेंशिएशन करो, इसे 0 के बराबर बना दो, x की वैल्यू बता दो लाई है कि नहीं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। जल्दी नोट करें फेयर कॉपी में। तो यहां से हमें क्या मिला, x इक्वल ऑफ द रूट ए बी इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ a कॉमा बी, कब, जब ये पॉजिटिव वैल्यू है, और x बराबर माइनस का रूट ए बी कब, जब ये नेगेटिव वैल्यू है लेकिन 0 के बराबर नहीं है। तुरंत यहां से बोला गया हेंस वेरीफाई रॉलिच थ्योरम। तो हमारा ये रॉलिच थ्योरम वेरीफाई हो चुका है। अब बताओ किसी को कोई भी डाउट? तो ये हमारे पास 3 प्रॉब्लम हम डायरेक्ट कर सकते थे, चौथी प्रॉब्लम अगर रॉलिच में करनी है तो कैसे करनी है, ये हमारा सब्जेक्टिव पैटर्न है। सब्जेक्टिव पैटर्न का मतलब है जितने शब्दों में बोला गया है उतने शब्दों के अंदर लेके आना है। तो कुछ बातों को हटा सकते हैं जो काम की ना हो, लेकिन काम वाली बात को नहीं हटा सकते। हटा दूं सामने से अब। तो ये सब बात बताने के बाद नए पॉइंट की बात करते हैं। तो ये लेक्चर कौन सा था? रॉलिच के, हो गया। ये लेक्चर कौन सा था हमारे पास? रॉलिच के लिए। अगर हमारे पास रॉलिच का एप्लीकेशन है तो हम ये बता सकते हैं कि हमारा रॉलिच वेरीफाई है कि नहीं, पहली बात। दूसरा पॉइंट हमारे पास ट्वाइस डिफरेंशिएबल में आप समझदार हैं अब कैसे करना है। तीसरी बात सी की वैल्यू मांग रहे हैं तो 99.9% वो रॉलिच को सेटिस्फाई कर रहा होगा, इस वजह से सी की वैल्यू मांगी है। एक प्रॉब्लम और बनती है इन ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव, ये केवल और केवल ऑब्जेक्टिव में है। तो यहां से बोला गया रॉलिच थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल is not applicable to the function f of x बराबर mod of x -2 से लेके 2 इंटरवल है ए बी सी डी, f is continuous on -2 से 2, f of -2 बराबर f of 2, f is not a constant function, none of these, only ऑब्जेक्टिव है, नॉट सब्जेक्टिव पैटर्न। अगर सब्जेक्टिव में नॉलेज है तो हम ऑब्जेक्टिव में 2 सेकंड में बता सकते हैं। आज हवा अच्छी चल रही है, अच्छी मतलब ठंडी वाली। अगर धूप ना निकली होती ना हालत खराब हो जाती है। Now to the ABCD। चलो वंदना ABCD सी पहला आंसर। आकाश सी। आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जवाब दिया करो। सी खड़े हो जवाब सी। नहीं हुआ, none of these. This is the right answer
कौन सा राइट आंसर? इसका राइट आंसर नन ऑफ दीज है। क्यों है? आप सबको पता है एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स कॉन्टिन्यूअस होता है। आप सबको पता है एफ ऑफ -2 बराबर एफ ऑफ 2 होता है। बोलो भैया। आप सबको पता है जगह पर कि एफ इज नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन होता है। इसका मतलब आंसर कौन हुआ? नन ऑफ दीज, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ था एफ इज नॉट डेरिवेटिव एट x बराबर 0। तो हमारा फंक्शन कैसा है? डेरिवेटिव नहीं है, सॉरी f इज डेरिवेटिव, तो फंक्शन ही डेरिवेटिव नहीं है, इसमें से कैसा होगा? नॉट एप्लीकेबल। तो आंसर इज डी। तो ये 3 आंसर इसके नहीं है। इस तरह सोचना होता है। मैं नन ऑफ दिस जानबूझ के क्यों दिया था? अगर मैं उसमें लिखता एफ इज डेरिवेटिव, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मॉड ऑफ एक्स डेरिवेटिव नहीं होता, आप तुरंत पकड़ लेते। इस वजह से मैंने एफ इज डेरिवेटिव वाला सेंस हटा के उन्होंने बोला नॉट एप्लीकेबल बोला है ना, तो नॉट एप्लीकेबल मतलब एप्लीकेबल नहीं है, तो ये डेरिवेटिव नहीं होता है मॉड, तो नॉट एप्लीकेबल नहीं है। तो सही लिखा है ना मैंने चॉइस में, तो इस वजह से हटाना पड़ा मेरे को। बट ये ऑब्जेक्टिव वालों के लिए कॉन्सेप्ट था हमारे पास। लैंग्वेज थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाओ। कॉन्टिन्यूअस है, सही बात है, ये भी है, ये भी सही बात है। कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, ये भी सही बात है, ये तो एप्लीकेबल है। या नॉट लिखूं या ये लिखूं डेरिवेटिव, ये एप्लीकेबल नहीं है, ये एप्लीकेबल, रॉलिस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है ना, ऐसी बात नहीं है। नॉट लिखना पड़ेगा, क्यों? नॉट ऊपर भी आ चुका है। आंसर इज डी। ये रॉलिस थ्योरम इस वजह से एप्लीकेबल नहीं है कि हमारा फंक्शन क्या नहीं है? डेरिवेटिव नहीं है। हमारा फंक्शन डेरिवेटिव न होने की वजह से रॉलिस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। अगर हमारा फंक्शन डेरिवेटिव हो जाता तो वो एप्लीकेबल हो जाता। तो यह नॉट लिखेंगे साथ में। तो आंसर इज द डी। तो भैया आप ये बताओ सी क्यों दिया आप लोगों ने? बताओ भाई। हमारा उन्होंने क्या बोला? कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, इसकी वजह से वो नॉट एप्लीकेबल कैसे हो गया? ऐसी कोई कंडीशन तो है नहीं रॉलिस की। रॉलिस तो साफ कहती है कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होना चाहिए, और साथ में एफ डैश सी बराबर 0 हो, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी हो। लास्ट वाली कंडीशन दी नहीं, कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, सही बात है, बराबर है, सही बात है, इससे कोई लेना देना है नहीं इसमें। आंसर इज द डी। तो भैया थोड़ा सोच समझ के जवाब दो। सब्जेक्टिव अच्छा है तो ऑब्जेक्टिव अच्छा हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव अच्छा है तो सब्जेक्टिव अच्छा हो जाएगा। सॉरी, ऑब्जेक्टिव अच्छा है तो सब्जेक्टिव अच्छा नहीं होगा, लेकिन सब्जेक्टिव अच्छा है तो ऑब्जेक्टिव अच्छा हो जाएगा। देखो आगे, तो मैंने अभी अभी आपको आज रॉलिस थ्योरम के एप्लीकेशन में एक बात सिखाई कि रॉलिस थ्योरम में हमारा स्टेटमेंट क्या होता है। बहुत नॉर्मल वाली प्रॉब्लम नहीं बताई है कि टाइम पास करना हो, माना आपको क्लास में सॉल्व करने के लिए दिया, इस वजह से समय डबल लग जाता है,
क्योंकि आप लोग सॉल्व कर रहे होते हैं, उतनी देर में लेक्चर बंद हो जाता है, मतलब चल नहीं रहा होता, लेकिन वो टाइम में तो बढ़ रहा होता है। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द रॉलेज। बाकी सभी समझ में आ गई कैसे करना होगा रॉलेज का एप्लीकेशन। अब इसमें आगे आता है LMBT एंड CMBT। तो इस तरह के लेक्चर देखने के लिए लगातार सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।